नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। घोसी उपचुनाव में बजा सपा का डंका। घोसी विधानसभा सीट पर सपा की जीत। सपा प्रत्याशी सुधाकर 63,000 वोटों से जीते। भाजपा के दारा सिंह चौहान की करारी हार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को बधाई दी। घोसी की जनता सुधाकर सिंह को अनंत बधाई। तो घोसी उपचुनाव में सपा का डंका। घोसी विधानसभा सीट पर सपा की जीत। सपा प्रत्याशी सुधाकर 63,000 वोटों से जीते। भाजपा की दारा सिंह को करारी हार। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनता और सुधाकर को बधाई दी। तो भाजपा के दारा सिंह को करारी हार। तो मऊ में घोसी उपचुनाव में सपा का डंका बजा। घोसी विधानसभा सीट पर सपा की जीत। सपा प्रत्याशी सुधाकर 63,000 वोटों से जीते। भाजपा के दारा सिंह चौहान को करारी हार मिली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घोसी की जनता और प्रत्याशी को जीत की बधाई दी। और आइए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए। खड़गे के मंच पर आते ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश और अन्य नेताओं ने गजमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे छापे पर कहा कि ईडी-आईटी लोकतंत्र का नाश कर रही है। भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। खड़गे ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद भी किया। खड़गे बोले, इन्हीं की बदौलत में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। इससे पहले सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन की विधायकी वाला राजनांदगांव सबसे पिछड़े जिलों में आता था। चिटफंड कंपनी के नाम पर यहां के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार ने लोगों को उनका पैसा वापस दिलवाया। सोमनी के टेकवा गांव में आयोजित सभा में लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। राजनांदगांव प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि ये सीट छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह की विधायकी वाली है। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए है। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ऐसा तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना। राजनांदगांव जिला रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से। खड़गे साहब ला बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही से किसान मन आत्महत्या करे
और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिटफंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटे रही ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटे रही से। और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे, पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ाए के। और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 400 रुपये से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है काबर की चुनाव आवत। कांग्रेस की पहली सूची कब जारी होगी, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है, क्योंकि भाजपा ने अचानक 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सभी को अचंभित कर दिया। कांग्रेस काफिले में भी चुनाव समिति की बैठकों में दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। वहीं आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सीएम हाउस में ये बैठक देर शाम शुरू होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा करने वाले हैं। कमेटी की बैठक पर अध्यक्ष अजय माकन ने जानकारी दी है कि शाम को वरिष्ठ नेताओं से हम मिलेंगे और आगे का कार्यक्रम क्या और कैसे होगा इसकी फाइनलाइज करेंगे। उन्होंने नेता डिसूजा की रिपोर्ट पर भी चर्चा की। नेता डिसूजा की ये स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर सभी प्रत्याशियों से मिले हैं और सभी प्रत्याशियों से मिलने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी हम लोगों ने कल विस्तार से दिल्ली में चर्चा की और अब उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज शाम को हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर चर्चा करेंगे कि आगे की कैसी रूपरेखा और आगे क्या कार्यक्रम बनाएं। एक बैठक दिल्ली में भी आयोजित की गई थी, जिसमें चुनाव को लेकर आगामी रणनीतियां तय की गई हैं। बहुत अच्छा फीडबैक है और नेता डिसूजा जी और हनुमंतैया जी, ये दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के सभी प्रत्याशियों से मिले हैं और सभी प्रत्याशियों से मिलने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसकी कल हम लोगों ने विस्तार से दिल्ली में चर्चा करी है और अब उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे और आज शाम को हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर ऐतिहासिक स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार कार्यक्रम और शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आम जनता और गरीब तबके के स्वास्थ्य को लेकर इंदौर की 2 विधानसभा क्रमांक 2 और 3 में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत दोनों विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता दोनों क्षेत्रों के 5-5 वार्डों में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक स्वास्थ्यकर्मी की भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही लगभग 1000 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और टीम मौजूद रहेगी। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्वास्थ्य दूतों की टीम घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन से परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर हेल्थ कुंडली बनाएगी। इसके आधार पर मरीजों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और हेल्थ एम्बेसडर बने कार्यकर्ता मरीज को सेकेंडरी सेंटर पर ले जाएंगे, जहां पीड़ित की संपूर्ण एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन और 154 तरह के टेस्ट भी निःशुल्क किए जाएंगे। और इंदौर के भी अधिकांश डॉक्टर्स इसमें योगदान देंगे। हम 2-3 बैठकें हम कर चुके हैं जिला प्रशासन के साथ, सारे डॉक्टर्स के साथ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ हम सारी बैठकें कर चुके हैं और इसका शुरुआत हम 10 से कर देंगे और 17 तारीख को ये सब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं, लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करें, उसके बाद निःशुल्क। अच्छा, ये शिविर जरूर हम बोल रहे हैं, पर ये शिविर नहीं है, इसमें निरंतरता रहेगी। ऐसे गंभीर बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज, ऑपरेशन, ये महीने लगे, 2 महीने लगे, इन सब करेंगे। ये सभी चीजें निःशुल्क होगी, मेडिसिन भी निःशुल्क होगी, सब निःशुल्क होगा। और सबलगढ़ से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा में
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इस दौरान तोमर ने सभी से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये वाली जो यात्रा है श्योपुर से प्रारंभ होके सबलगढ़ तक आई है। अब इसको मुरैना जाना है, मुरैना के बाद भिंड जाना है, भिंड के बाद ग्वालियर जाना है, ग्वालियर के बाद दतिया जाना है, शिवपुरी जाना है, फिर गुना जाना है, फिर अशोकनगर जाना है, फिर रायसेन जाना है, फिर विदिशा जाना है, भोपाल जाना है। ऐसे इस पूरे यात्रा का कार्यक्रम बना हुआ है। श्योपुर से जब यात्रा प्रारंभ हुई उस दिन भी लगभग 40,000 लोग उपस्थित थे और उन्होंने सभा में उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन 6 तारीख को श्योपुर और विजयपुर की विधानसभा क्षेत्रों में अनेक कस्बों में कार्यक्रम थे, वहाँ भी जनता ने उपस्थित होकर बड़ी मात्रा में इस यात्रा को सफल बनाया और आज ये यात्रा सबलगढ़ से प्रारंभ हो रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि रात तक जरा मुरैना तक देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि जनता का आशीर्वाद कैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आगरमालवा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं मधु गहलोत, गोपाल परमार, बंटी ऊंटवाल सहित कई नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान से अभी तक कोई घोषणा न होने के कारण सभी संभावित प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मधु गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। गहलोत वर्तमान में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और विधानसभा में काफी लोकप्रिय भी हैं। वहीं विधानसभा के लोगों की पहली पसंद मधु गहलोत ही हैं। गहलोत इससे पहले भी 2020 में भाजपा से मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में पार्टी के टिकट मांग चुके हैं, लेकिन पार्टी ने अपना विश्वास मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज बंटी ऊंटवाल पर जताया था, जिससे भाजपा के गढ़ की मानी जाने वाली सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे में विधानसभा के लोकप्रिय नेता माने जाने वाले मधु गहलोत पर क्या पार्टी अपना विश्वास जताएगी या फिर पार्टी वही गलती करेगी जो 2020 के विधानसभा उपचुनाव में कर चुकी है? सर मधु गहलोत को ही मिलेगा टिकट और मधु गहलोत ही जीतेगा। इसको अपने गहलोत को अगर टिकट दे तो कम तक आएगा। अगर पार्टी इस बार मधु गहलोत तो विश्वास जता के अगर टिकट देती है तो भारी से भारी बहुमत से विजय होंगे, और अगर उनको टिकट नहीं देती है तो फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। बराबर मिलेगा टिकट, अगर मिलेगा तो मधु गहलोत ही आएगा। भाजपा की सरकार बननी चाहिए और क्या। भाजपा ने तो बहुत अच्छे से काम किए पूरे। अब तक वो जो लाइटें हैं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, सड़कें पूरे प्रदेश में बढ़िया है। एक गांव की बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में बढ़िया काम किया हमने। विधानसभा की पहली पसंद आप माने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2018 और 20 में उपचुनाव हुए थे, उसमें भी आपने दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी द्वारा मनोहर ऊंटवाल जी के बेटे बंटी ऊंटवाल पर अपना विश्वास जताया गया था। क्या आपको लगता है कि इस बार पार्टी आप पर विश्वास करेगी और आपको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को लेके चलती है और जनता की पसंद नापसंद को लेके चलती है। सर्वे के आधार पर टिकट होंगे। अगर मेरा नाम सर्वे में होगा और सर्वे के माध्यम से अगर होगा तो मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। आगर विधानसभा के लोगों की काफी लंबे समय से एक मांग चली आ रही है कि रेलवे लाइन के लिए को लेकर, क्या आप इसको पूरा करने में सफल होंगे? अगर मैं जब से इस क्षेत्र में रहूं, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि हमारे यहाँ ट्रेन आए, लेकिन ट्रेन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम चाहिए तो उद्योग लगाना जरूरी है। अगर उद्योग होंगे तो इस क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो रेलवे की डिमांड होगी और रेलवे लाइन बिछेगी। और रेलवे लगभग साल या 2 साल के अंदर अगर उद्योग लगना चालू हो गए तो बहुत जल्द रेलवे भी आ जाएगी। तो आपको लगता है कि ये पुनः ये भाजपा के खाते में ये सीट जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। यहाँ पर गांव से लेकर के गली तक और हर बूथ पर कार्यकर्ता मजबूत है।
राजनांदगांव में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सम्मेलन में शामिल होने से पहले रायपुर में सीएम बघेल ने कहा कि राजनांदगांव पूर्व सीएम का गृह जिला है जो पिछड़ा हुआ है। बीजेपी ने 15 साल में जनता को गरीब बनाकर रखा है। कांग्रेस के राज में परिवर्तन हुआ है। वहीं उन्होंने रमन सिंह के बयान पर कहा कि जितने भी चुनाव हुए सभी में बीजेपी की हालत खराब है। मोहन भागवत के बयान पर सीएम बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जितने उपचुनाव हुए, जितने नगर निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, सब में तो स्थिति खराब। उसके जो खैरागढ़ जहाँ उपचुनाव हुए, जिसको अपना घर बताते थे, दूसरा घर बताते थे, वहाँ सर्वाधिक वोट से आज तक के उतने वोट से कभी कोई जीता नहीं। उतने वोट से हम खैरागढ़ जीते। और भरोसा तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रमन सिंह से उठ गया है। और उनकी स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से आगे गृह मंत्री गरिया के जाते हैं, रात भर गरिया आते हैं उन लोगों को। एक साइंस कॉलेज के इंडोर स्टेडियम तक भर नहीं पाया। सरायपाली में कार्यक्रम गए थे तो उड़ीसा के लोगों को लाग के सभा करनी पड़ी। घंटों इंतजार गृह मंत्री करना पड़ा। और यहाँ राहुल जी आए थे, लाखों युवा यहाँ मेला ग्राउंड में आए थे। ग्राउंड भी भरा था, ग्राउंड के बाहर भी सड़कों पे लोग थे। तो ये अंतर है। भरोसा किसका उठ गया है ये तो लोग देख ही रहे हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सेंट्रल पूल में चावल के कोटे में कटौती किए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 46 लाख मीट्रिक टन का था, उसे घटा दिया गया। बारदाना भी कम भेज रहे हैं, 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे हैं। वहीं जो चावल नहीं खरीद रहे वो धान क्या खरीदेंगे। बीजेपी हर चीज में राजनीति देख रही है। किसानों के साथ उन्होंने हमेशा धोखा किया। कभी आय दोगुनी करने का, कभी 2100 रुपए क्विंटल पर धान खरीदने की बात कही गई। कांग्रेस की सरकार हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी किसानों का धान खरीदेगी और केंद्र सरकार चावल ले ना ले इससे फर्क नहीं पड़ता। वहीं सीएम के खत को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि धान उपार्जन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री केंद्र को खत लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदी करने की घोषणा की थी तब मुख्यमंत्री का बयान था कि देश में खदायान संकट है, चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे। अब 61 लाख टन कर दिया गया है तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि इन्हें बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी धानोपार्जन की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की थी तब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि देश में खाद्यान्न संकट है, इनको चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं करके। अब 61 लाख टन कर दिया गया तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इनके मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि केंद्र सरकार हमको कोई मदद धान खरीदी के लिए नहीं करती, चावल भी हम अपने दम पर व्यवस्थित कर लेंगे, किसी की हमको जरूरत नहीं है। तो आज पत्र लिख के क्या बताना चाहते हैं? चावल उपार्जन पर वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आप कुछ भी घोषणा विधानसभा में कर दें और उसके लिए बाहर निकल के राजनीति करें, यह छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। रायपुर में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने ट्वीट कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।